नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अनुपम। और आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं हमारे बीच में, मिस्टर देवेंद्र कैंथोला जी। इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये 65 वर्ष के हैं और ये मैरीन इंजीनियरिंग इन्होंने करी हुई है, एमबीए हैं। और ये एज अ चार्टर्ड इंजीनियर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं ब्रिटेन में। और ये ब्रिटेन में इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर टू स्कॉटिश गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी, ये एग्जैक्टली डेवलपमेंट बॉडी में वहाँ पर ब्रिटेन में इन्होंने काम किया है। और पिछले कुछ दशकों से ये हिमालयी क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। और स्वागत है आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में। तो सर, आपसे कुछ अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि हिमवत खंड, जिसका स्कंद पुराण में भी बहुत अच्छा जिक्र है, और चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या नेपाल, भूटान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सारा हिमवत खंड ही है शास्त्र के हिसाब से। और जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो सभी जगह लगभग एक जैसे हमें प्रतीत हो रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा अभी आता है हिमालय क्षेत्र में। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे सर कि आप क्या कर रहे हैं और क्या प्लानिंग्स हैं आगे के लिए? थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताइए कि इस समय हम चर्चा के लिए भी बैठे हैं समुद्र तल से 7,600 फीट की ऊंचाई पर, देवदार के जंगलों के बीच में। बहुत ही ठंड है यहाँ पर, 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है शाम के टाइम में, और यहाँ रोज बारिश हो रही है। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे अनुरोध करेंगे कि आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें कि जो हिमालय क्षेत्र में जो जरूरी चीजें हैं उसके बचाव के लिए हम कैसे इसे बचा सकते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। और नागाधिराज हिमालय, वहां पर हम लोग अभी हैं। और हमारे शास्त्रों में जो चीज मुझे प्रेरित कर रही है, उत्साहित कर रही है, जो संकल्पित होने के लिए जिसने बहुत योगदान दिया, वो ये है कि कहीं बचपन में कौटिल्य अर्थशास्त्र का कौटिल्य के एक श्लोक स्कूल में पढ़ा था 52-54 साल पहले। तो कहते हैं कि पुस्तकेषु तुया विद्या परहस्तेषु यथा धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न च विद्या न च धनम। ज्ञान अगर पुस्तकों तक सीमित है तो मैं धन के पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ज्ञान पुस्तकों तक सीमित है तो उसको हमें ज्ञान तो नहीं मानना चाहिए, सूचना मात्र रह करके होकर के रह जाता है। आपने जो परिचय दिया कि मैं चार्टर्ड इंजीनियर वगैरह वगैरह हूं, तो इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी एक विषय है, उससे रोजी रोटी मिल सकती है। मैनेजमेंट एक विषय है, उससे भी रोजी रोटी मिल सकती है। और इन दोनों क्षेत्रों में एक स्तर पर आकर के जहां मुझे ये लगा कि भाई जहाज, ऑटोमेशन, कंट्रोल सिस्टम, जो भी उसकी विधियां, जो भी उसके टेक्नोलॉजी है, तकनीकें हैं, इन तकनीकों के मूल मंत्रों का सदुपयोग और किस किस परिवेश में किया जा सकता है। जी, मैनेजमेंट जो एमबीए करके बहुत निकलते हैं, हम भी उसी की दौड़ में आज से 26-27 साल पहले निकल आए थे। तो मैनेजमेंट करके बहुत बढ़िया नौकरियां मिली, और लेकिन उत्पन्नेषु च कार्येषु न च विद्या न च धनम। क्या इस तथाकथित, जब तक इस तथाकथित ज्ञान को, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चेंज मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट हो, या अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग का हो, क्या हम इसका समावेश कर सकते हैं और कैसे करें, क्यों करें? अब मैं क्यों पर आता हूं। हिमालय, नागाधिराज हिमालय, ये विश्व के सबसे बड़े जल स्रोतों में एक है। और शायद 2002-3 के आसपास में एक संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ने एक
इंटरनेशनल ईयर ऑफ द माउंटेन्स किया था। तो सब उस समय पर मैं संयोग से यूरोप में ही था और एक गोष्ठी में मुझे जाने का मौका मिला, और इसके लिए मिला क्योंकि मुझे ये हमेशा लगा कि हिमालय को, जिसको हम कहते हैं नेग्लेक्ट, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, इसका शोषण हो रहा है, और इसके शोषण में तमाशबीन के रूप में यहाँ के बाशिंदे भी आकर के अपने संकीर्ण लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए वो जुट गए हैं। लेकिन भैया क्यों ना हो, आखिर सबको भी तो पैसा चाहिए, सबको भी विकास चाहिए। विकास की परिभाषा किसी ने की नहीं की, तो क्यों की, और मैं क्यों कर रहा हूं? ये है, हम ये मानते हैं, और एक कहावत है, अफ्रीकन कहावत, कि वी इनहेरिट नॉट द वेल्थ ऑफ दिस प्लैनेट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट्स रिचेस फ्रॉम द कमिंग जनरेशन। माफी चाहूंगा, ये अफ्रीकन कहावत नहीं है, ये एक चीफ मतलब नेटिव इंडियन ट्राइब के मुखिया, जिन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये बात अपने पत्र में लिखी थी कि जो पृथ्वी की जो धरोहर है वो हमारी बपौती नहीं है, अगर हम उसका शोषण करते हैं तो हम अगले वाली जो पीढ़ी है, हम उसके कर्जदार हैं, क्या हम उस कर्ज को वापस कर पाएंगे? अपने बचपन से, क्योंकि मैं देहरादून में ही पढ़ता था, उसके बाद हिमालय की बहुत यात्राओं को करने का मौका लगा, और जो संचेतना थी, एक तो मैनेजमेंट इत्यादि को समझ करके, और हमारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं। मैंने आपने जो परिचय दिया था कि मैं स्ट्रैटेजी एंड चेंज मैनेजमेंट, मैं अपने मित्रों से जरा उसके उन दो शब्दों के ऊपर थोड़ा गहरा विचार करने के लिए कहूंगा। स्ट्रैटेजी यानी रणनीति। तो रणनीति निर्धारण के समय पर 4 बिंदुओं से हमें आगे क्या करना है उसको देखना पड़ता है, तो कारण भी चाहिए इत्यादि। तो वो 4 बिंदु है राजनीतिक पर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी। एक कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलताओं को बढ़ाता है, लेकिन स्ट्रैटेजी के असेसमेंट के लिए हमें देखना पड़ता है, उसको हम लोग स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्ट्रेंथ, उस स्थान की विशिष्टताएं क्या है, वीकनेस, उसकी कमजोरी क्या है, अपॉर्चुनिटीज, कहां उसके पास मौके आ रहे हैं कि किस जगह पर वो अपने लिए एक स्थान बना सकता है, अपने जीवन यापन के लिए, अपनी समृद्धि के लिए क्या कर सकता है। मैं समृद्धि शब्द दे रहा हूं यहां पर। तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, अगर हमने इन तीनों का सही ढंग से उपयोग नहीं किया तो थ्रेट यानी कौन सी चीज है जो हमारे भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। आपने हिमालय की यात्रा भी करी, और मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विश्व में शायद ही कुछ ऐसे देश बचे हुए हैं जो आपके कैरियर के समय में आपने विजिट ना किए हों। उसके बाद सारे विश्व को भ्रमण करने के बाद आपने हिमालय को ही सबसे समृद्ध पाया, और बचपन से चूंकि आप पौड़ी के ही हैं उत्तराखंड में, और हिमालयन लाइफ को आपने जिया भी है, और आपने तब से और अब अपने क्या चेंजेस देखे हैं हिमालयन रीजन पे, और किन किन चीजों में वो क्षय हो रहा है हिमालय का, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। जैसे गंगोत्री के बारे में भी कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी है और प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में प्रकाश डालिए कि क्या समस्याएं हैं और उसके क्या निदान हो सकते हैं। सबसे पहले हम समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्ति, हिमालय में रहने वाले व्यक्ति विशेष, और हिमालय में रहने वाले जीव जंतु, पर्यावरण, पेड़ पौधे, और हिमालय पर्वत। एक बहुत रोचक आपने दिया है। पहली चीज तो मैं इस चीज को मैं मैनेजमेंट के सिद्धांतों के ऊपर जाता हूं, फिर मैं कहूंगा क्यों मैं इसके ऊपर आया हूं। तो आपने कहा कि विश्व में भ्रमण किया, बिल्कुल किया, अनेक जगह में देखा, और हम लोग मैनेजमेंट में कुछ सिद्धांतों में कहते हैं कि थिंक ग्लोबल, पूरे विश्व के बारे में सोचो बट एक्ट लोकल। उस एक स्थान विशेष या एक स्थान को चुनो जहां से आप कुछ कर सकते हो। सो थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। दूसरे कहते हैं कि थिंक बिग,
जिसको हम लोग कह सकते हैं पूरे विश्व के बारे में बिल्कुल सोचो, लेकिन स्टार्ट स्मॉल। कहीं एक छोटी सी मात्रा में एक उस जो आपका ज्ञान है, आपकी योजना परियोजना है, जो उसका एक छोटा सा नमूना कहीं करके सिद्ध करके दिखा दो। उत्पन्नेषु च कार्येषु न च विद्या न च यावनम। तो अगर कार्य करना है तो उसको हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। आपका दूसरा प्रश्न था कि विश्व भ्रमण और ये सब देखने के बाद कौन सी चीज मुझे देखने में मिली। सबसे पहले हिमालय पर्वत के जी मैं वैश्विक स्तर पर देख रहा हूं, उसमें हिमालय, क्योंकि लोकल, अब हम हिमालय पर बैठे, इसके ऊपर भी आऊंगा। वैश्विक स्तर में किसी ने कहा कि द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर। तीसरा महायुद्ध जल के लिए होगा, मतलब जल एक भयंकर समस्या होने वाली है। मैंने इन 40-50 सालों में क्या परिवर्तन देखा अपने आप को, जैसे आपने मेरा बताया कि मैं तो इन 40-50 साल में मैंने क्या परिवर्तन देते हुए, एक तो ये देखा कि हिमालयी क्षेत्रों में तथाकथित विकास, क्योंकि विकास के मापदंड अभी तक किसी ने निर्धारित किए हो मुझे दिखा नहीं। जब तक हम अपने संसाधनों के उत्थान का काम न कर सके, जो चीफ सियाटल ने कहा था, वी इनहेरिट नॉट द वेल्थ ऑफ दिस प्लैनेट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट्स रिचेस फ्रॉम कमिंग जनरेशंस। हमने जल के, क्योंकि जल बिन पानी जग सून। अगर जल नहीं है, यहां के जल स्रोतों को देखते हुए, बचपन में जहां हम जब भी जाता था जल स्रोत देखता था, मैंने खुद अपने अनुभव में देखा कि गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री से जब मैं 1986 में गया तो 14.5 किलोमीटर पीछे था, जो अब अनुमानतः 20 किलोमीटर पीछे चला गया है। ऐसा रिसर्चेस में भी आया है। तो जी वर्तमान में, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ज्योग्राफी तो हम सब जानते हैं, लेकिन हिमालय की दिस इज यस विश्व का सबसे कम उम्र की पहाड़ की श्रृंखला है। इसके ये हर साल कुछ एक मिलीमीटर ये बढ़ रहा है। इस हिमालय में जल के जब हम लोग अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि शिव की सहस्त्रों जटाओं से गंगा निकली, तो उसमें यह भी हमें देखना चाहिए कि सहस्त्रों जटाएं कौन सी है। वो जल की अनवरत बहने वाली धाराएं जो पृथ्वी के हिमालय के अंदर से निकलती है। कैसे निकलती हैं? तो क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं खाली जहाज, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल को लेकर के, मैं भू संरचना के प्रति भी मेरा उत्साह, मेरी समझ होनी चाहिए। तो हिमालय के अंदर जो एक्विफर्स यानी जल की वो रिक्त स्थान है, जहां पेड़ पौधे जो है वो जब जल को सोखते हैं, अपने अंदर करते हैं, और वो धीरे धीरे उसको जाने देते हैं। वो जल की अनगिनत धाराओं में से मैंने अपने अनुभव में देखा कि उस जल की मात्रा कम होती चली गई जी। अपने क्षणिक लाभ के लिए, या यूं कहें अपने वैयक्तिक लाभ के लिए, क्योंकि उसमें आर्थिक लाभ कहीं हुआ मुझे दिखाई नहीं दे। मैं उत्तराखंड को ही देख रहा हूं, और मैं हिमालय, जब मैं नेपाल गया तब भी मैंने देखा था वहां पर चीड़ यानी पाइन, वो इसके लिए क्योंकि वो कैश क्रॉप फॉरेस्ट के उसमें चले गया। अब हमको फॉरेस्ट, जहां प्रकृति ने जो हमें दिया, चीड़, बांज, बुरांस, अलग अलग किस्म के पौधे हैं, ये जल को सूखते हैं, रखते हैं, और इसका धीरे धीरे इसका वितरण भी करते चले जाते हैं। जबकि चीड़ जल को सोखता है, खुद को बढ़ाता है, और उस जमीन को उसकी उर्वरता नष्ट कर देता है। क्योंकि यहां मैं भी ये भी देख रहा हूं कि ये विकास के पीछे, उसके मापदंडों के पीछे, क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट कहा, सो मैंने आपके समक्ष रखा। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें क्या हमारी सरकारें इसको नहीं जानती, क्या लोग नहीं जानते? सवाल यह है कि सरकार में शासन और प्रशासन दो तंत्र हैं, और एक व्यापार का तंत्र है। व्यापार के तंत्र को अपनी बॉटम लाइन देखनी, ये हर आदमी जानता है, और मैनेजमेंट के विद्यार्थी होने के नाते, कंपनियों के साथ काम करने के नाते मुझे पता है कि व्यापार में वो जो है शॉर्ट टर्म, महीना, 6 महीना, 2 महीना,
साल भर के अंदर कितना लाभ कमा सकता हूं, मेरी कंपनी कम से कम समय में कितनी जा सकती, बहुत कारण है, मैं उसके ऊपर तो और आपके नहीं कहने जाऊंगा। का मतलब है कि जड़ी बूटियों का दोहन हो रहा है हिमालय क्षेत्र से और बिजनेस पर्पस में उसकी उर्वरक क्षमता को भी नहीं ध्यान में दिया जा रहा है और सिर्फ दोहन हो रहा है, अनलिमिटेड दोहन हो रहा है। मेरे ख्याल से शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें एक संशोधन करूंगा, जी, दोहन होता तो मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं होती, यहाँ शोषण हो रहा जी, है। उत्तराखंड के जब मैं लंबी यात्राओं पर, हमने देखा नेपाल से भी यही हो रहा है। यारसा गुम्बा कीड़ा जड़ी, वो एक बहुत ही दुर्लभ औषध है, जी, लेकिन उसको निकालने के लिए जो विधियां दी जा रही हैं, उसकी जो कीमत वसूल की जा रही है, ये तो केवल मैंने यारसा गुम्बा को कहा जो शायद हांगकांग में 75 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, ये मुझे समझ में आया। जी, उत्तराखंड के पहाड़ों में, ग्लेशियर इलाकों में ये सब जानते हैं यारसा गुम्बा जो है या कीड़ा जड़ी, वो लगभग 15 लाख रुपया किलो पे आती है, वो 75 में चली जाती, आए जाए। लेकिन उन स्थानों पर जाते हुए मैंने देखा कि किस तरह से वहां एसिड इत्यादि डाल करके, केमिकल्स डाल करके उस जगह को वो जो किया जाता है, वो अंत में केमिकल कहां जाएगा। दूसरी चीज, स्थानीय जो बड़ी कंपनियां जो यहां से जड़ी बूटियां लेकर के जाती हैं, क्या वो पुनर्रोपण करती? एक बहुत विख्यात भारतीय कंपनी है, उनके एक टूथ पाउडर आता था। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। तो जब मैंने टूथ पाउडर देखा, दांत मंजन जो देखा, मैंने पहली बार देखा आज से 14-15 साल पहले, मैं बहुत उत्साहित हो गया। उसमें उन्होंने टिमरू लाइक पौधा उसके किया था। उसके 8 साल के बाद वो टिमरू, उसके उनकी जो तालिका है जिसमें लिखते हैं कि कितना ग्राम किया है, उसमें से टिमरू गायब था। क्यों गायब हुआ? क्योंकि टिमरू जो है, आप टिमरू को उन्होंने शोषण तो किया, लेकिन दोबारा जहां से टिमरू निकले, जहां से दारू हल्दी निकली, क्या दोबारा उनको पुनर्स्थापन किया गया? कि उनको पूरा नहीं? क्योंकि मैंने हिमालय अपनी यात्राओं में देखा कि जंगल, यानी किलोमीटर का इलाका ऐसा जिसमें छोटे छोटे गड्ढे थे। पूछा भाई ये क्यों गया? कि साहब यहां पर हम किलमोड़ा, दारू हल्दी, उसके पौधे थे। तो यह, हाँ, जड़ी बूटियों का शोषण हो या दोहन हो, दारू हल्दी के बारे में आप बता रहे थे, दारू हल्दी। तो ये अब हमने केवल यही दिया। फिर यह है कि अगर हमने जब पूरे परिवेश को देखते हैं, हमें यह भी देखना है, जैसे हमने स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑपरेटिव थ्रेट कहा, यहां के स्थानीय लोगों की इसमें क्या भूमिका है, क्योंकि वहीं से हमारी पूरी कहानी शुरू होती है। स्थानीय लोगों में जब उनसे बात करते हुए, भाई बच्चों के बारे, आने वाली पीढ़ी जो उनका पहला उद्देश्य होता है कि हम इनके लिए मर खप रहे हैं, जब उनके सामने 4 दिन पहले तो सब ये कहते हैं हम बच्चों को इसके लिए पढ़ा रहे हैं, इसके लिए पैसा कमा रहे हैं कि हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, क्या करेंगे उससे, उसके ज्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन जब उनके समक्ष रखा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि, मैं इसको, शिक्षा को मैं एजुकेशन नहीं कह रहा हूं, स्वास्थ्य को मैं हेल्थ केयर नहीं कह रहा हूं, सुरक्षा को मैं सिक्योरिटी नहीं कह रहा हूं, और समृद्धि को मैं जो बैंक बैलेंस नहीं, मैं समृद्धि इस्तेमाल कर रहा हूं, वेल्थ क्रिएशन नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जब हम अपने मूल परिभाषाओं में जाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि अंग्रेजी के जो मीनिंग, जो मायने हैं, और जब हम गहराई पर उतरते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का भी हिमालय पे असर पड़ रहा है, तो अपने अनुभवों के आधार पर आप बताएं, चूंकि आपने हिमालय की यात्राएं काफी करी हैं, ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर है? देखिए, 2 चीज है जिसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। जी, लक्षण, कॉज यानी कारण, और इफेक्ट यानी लक्षण। जी, तो ग्लोबल वार्मिंग उसका लक्षण है या ग्लोबल वार्मिंग कॉज है? मेरे देखने में जो उसका कॉज जो है, कारण जो है उसका, वो ग्लोबल वार्मिंग कुछ परिस्थितियों के उत्पन्न होने से हुआ, तो उसका लक्षण ग्लोबल वार्मिंग में दिखाई देता है। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की
स्थिति परिस्थिति को मुआयना करें, जितनी सड़कें बनी, जितनी फैक्ट्रियां बनी, जितनी कार्बन उत्सर्जन हुआ, किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। वो कारण, उससे पृथ्वी को क्या हानि हुई? ये बहुत लंबा विषय होगा, मैं खाली एक बिंदु यहां पर लेकर के आता हूं। 2010 नवंबर शायद 13-14 ऐसे ही कुछ थी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग दिल्ली में हुई, जहां आज के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल जी वहां पर मीटिंग को चेयर कर रहे थे। और इसी मॉड के एक वरिष्ठ भूतपूर्व अधिकारी डॉक्टर टी.एस. पपोला, उनका देहांत हो गया, मैं उनको प्रणाम करता हूं, वो वहां पर थे। उत्तराखंड को बने हुए, एक प्रदेश को बने हुए 10 साल हुए थे, और तब उन्होंने ये बात कही थी, मैं बोलते बोलते थक नहीं गया हूं लेकिन मैं बोलता रहूंगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन इतने ये 10 साल में हुआ, अगर यही परिस्थिति चलती रही तो अगले 10 साल में यहां बचाने योग्य कुछ नहीं रहेगा। उस बात को 14 साल हो गए और मैं, उनकी देह शांत हो चुकी है, मैं उनकी बात का अनुमोदन करता हूं। ये उत्तराखंड ही नहीं, ये सेंट्रल हिमालय नहीं, यही हाल नेपाल में हो रहा है, वो मुझे पता है। तो वो ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर है? जैसे कि मैं उसमें भी आऊंगा, मैं उसमें भी आऊंगा। जी जी। अब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसके लिए जो कारण है वो है मनुष्य का लालची होना, जी, हमारे विकास के जो मानक हैं उनको बदलाव होना। शायद 1964 में, 1-2 साल आगे पीछे होगा, एक क्लब ऑफ रोम की स्थापना की गई थी, और क्लब ऑफ रोम ने जो ग्लोबल वार्मिंग के तब साइन 64 यानी आज से 60 साल पहले, तो जो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा भाई इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल लेकर के आया। बंधुओं, इन 60 साल में सर्कुलर इकोनॉमी से, जिससे कि हम चाहते थे कि उत्सर्जन कम हो, उसका टोटल इंपैक्ट एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार 8% से कम हुआ है। तो कारण ग्लोबल वार्मिंग है या कारण आपका रैंडम इंडस्ट्रियलाइजेशन, तथाकथित विकास, तथाकथित कंज्यूमरिज्म? महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था, दिस अर्थ हैज गॉट इनफ टू मीट एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ टू मीट इवन वन पर्सन्स नीड। इस पृथ्वी के संसाधन इतने हैं कि वो हर प्राणी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन एक मानव के जिसके पैसे का जिसको लोभ है, उसके लोभ को पूरा नहीं कर सकता है। तो नीड एंड ग्रीड, लोभ और आवश्यकताएं, सुविधा और सुख, जी जी, उसके अंतर को समझना, तो आनंद और मजे के, जॉय एंड एंजॉयमेंट को समझना, यह आवश्यकता है, जो हमारी शिक्षा पद्धति में जो पैराडाइम है, मानक है, उसमें अभी तक नहीं आया। हिमालय के परिप्रेक्ष्य में जो आपने प्रश्न किया, पर्यावरण को लेकर के, इट इज द ह्यूमन ग्रीड विच इज ड्राइविंग इट। पर्यावरण अपने आप में जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, लेकिन उसके कॉज को समझ करके उसका प्रतिरोध करना, उसके लिए हिमालय के निवासी एक महत्वपूर्ण अंग है। और जब तक इनको इस चीज का एक विकल्प न दिया जाए, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी चेंज मैनेजमेंट का आदमी हूं जी, मेरा तो आपसे इस प्रश्न को उठाने के लिए और अपने मित्रों से जो शायद सुन रहे होंगे, ये रहेगा कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। कल क्या हो गया सो हुआ, उसके ऊपर माथा पीटने की जरूरत नहीं है। आज की दहलीज में खड़े होकर के हम इन मार्गों के संशोधन करके कहां जाएं, उसके लिए हमें मिलजुल करके चलना पड़ेगा जी। ऋग्वेद की अंतिम ऋचा इसको लेकर चलती, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अंत में यह मैं कहूंगा हम सबसे, और एक अफ्रीकन कहावत है, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो समस्या आप है जी। तो हम सबको समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमें अपने शास्त्रों को इनको करके और इनको उपयोग में लाना पड़ेगा। यही ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन ग्रीड, एंड दैट वो जो एक भ्रांति,
एक मृग मारीचिका जो की गई है, उसने किसी भी समस्या का समाधान किया हो तो मैं जानना चाहता हूँ। चलिए अब शिक्षा, समाधान पर स्वास्थ्य, आते हैं सुरक्षा, सर। समृद्धि में हो, जानना चाहता बहुत अच्छी चीजें आपने बताई जो सार्थक हो सकती हैं। अब हम समाधान पर आएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि इस पृथ्वी से 5 वर्ष के लिए अगर इंसान को हटा दिया जाए तो पृथ्वी अपने आप को वापस से रिकवर कर लेगी। लेकिन शायद ऐसा जब प्रलय आएगा तभी संभव हूँ। ये होगा, कहने वैसे की तो बात है, संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? आप क्या आपकी स्ट्रेटजी है जो इस पर आपने काम करना शुरू किया है कि हिमालय को हम कैसे बचा सकते हैं? ये बहुत गंभीर विषय, बिंदुओं में मैं इसका उत्तर दूंगा। जी और मैं इसके लिए बैसाखी की जैसे सहारा होता है, मैं भगवत गीता को प्रमाण में लेकर के चल रहा हूं, जहां उन्होंने सांख्य योग के श्लोक में कहा है, व्यवसाय कहा बुद्धि रेखे है कुरुनंदन बहुशाखा हनंतश्च अभ्य। जो भी हम हमारी समस्याएं हैं हिमालय की ही हम लेकर के चले, उसे एक व्यवसायिक व्यवहारिक रूप से उनके समाधानों को हम लोग लेकर के चल सकते हैं। वी हैव टू बी प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक। मतलब हम प्रकृति से जितना ले रहे हैं उतना हम उसे वापस दें तो संतुलन बना रहेगा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित करना है, उनको वो लेना है जिसके बल पर आज हम अपनी मर्सिडीज बेंज जागुआर वगैरह कारों को लेकर के बहुत फूल करके कुप्पा हो जाते हैं। जो गाड़ियों को हम भगा करके पृथ्वी को नाश करके जो कर रहे हैं वो हमें सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपने जो पूछा क्या करें, तो भगवत गीता में ही अंतिम चैप्टर में कहा कि 5 चीजें हैं, 5 बिंदु हैं जिस पर हम देख लें। और वो कहते हैं कि उसके 5 बिंदु हैं कि पहले हमें अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधि विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचकम। ये स्वीकार कर ले कि मानव के अलावा दैव प्रकृति एक 5वां कारण है। हम उसको नमस्कार करें, उसके हितों को देखें, यहां से हमारी सारी योजनाएं शुरू हो। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, स्थानीय परिवेश के ऊपर निर्भर करता है और उसके लिए मेरी सेवाएं आपको उपलब्ध है। जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से शिक्षा जरूरी है, जागरूकता जरूरी है कि सेव द हिमालयाज, और प्रकृति का दोहन करें, शोषण ना करें। दूसरी हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो हम जड़ी बूटी का दोहन इतना ही करें कि जितना हम वापस इसे उगा सके। नहीं तो मैंने एक चीज ये भी देखी सर कि जितनी हिमालय रीजन में अभी जब से एंट्रोपी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो जो लोअर एल्टीट्यूड की हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो ऊपर ऊपर चढ़ती जा रही हैं और ऊपर की जो हर्ब्स हैं वो विलुप्त हो रही हैं। अष्टवर्ग की हम बात करें तो अष्टवर्ग जो जिसको च्यवनप्राश पांच औषधियां अष्टवर्ग की दुर्लभ अष्टवर्ग, हाँ, वो अष्टवर्ग आज देखने में बहुत ही कम मिलता है। बिल्कुल। इसका कारण कहीं ना कहीं ह्यूमन ही है, और हम एक मॉडर्न सिस्टम में आ गए हैं, हर चीज में मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, तो वास्तव में शायद हम पिछड़ रहे हैं। हम आगे बढ़ने के बजाय हम पिछड़ रहे हैं। जैसा कि हम एनालिसिस कर पा रहे हैं तो इसमें सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा आपकी सारी बातों को। वन्य जीवों की सुरक्षा और पेड़ पौधों की सुरक्षा, एक अनिवार्य सुरक्षा, ये एक बहुत अनिवार्य अंग है। सरकार को भी इस पे कड़े नियम लागू करने चाहिए। और समृद्धि, जब इन वन्य जीवों की जिस जंगल में शेर होता है तो कहा जाता है कि उस स्थान की जड़ी बूटियां सुरक्षित ज्यादा रहती हैं, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि अगर हम वहां पर जाएंगे तो हमें शेर खा लेगा। लेकिन अभी शेर ही बहुत कम बचे हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में शिकार होने लगा है, और जीव जंतुओं का, तो वो भी एक कारण है। तो सुरक्षा के बाद समृद्धि, अगर हम अपनी जड़ी बूटियों को समृद्ध करेंगे, अधिक से अधिक प्लांटेशन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स कर पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और हिमवत खंड जो है वो वापस से जागृत हो सकेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इन चारों बिंदुओं को लेकर के। मैं आपने हिमालय क्योंकि हमारा फोकस है,
हिमालय से निकली हुई नदियां मेरे जी। अंदाज से विश्व के 40% लोगों को जीवन दान करती हैं। जी। भारत, चीन और जितने भी हैं, आप देखेंगे सारी बड़ी नदियों का उद्गम परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हिमालय है। इस हिमालय को हम बचा देंगे तो कम से कम विश्व की 40%, लेकिन वो 40% जनता को भी सजग होकर के सरकार करेगी, सरकार बहादुर करेगी। आज तक नहीं किया तो आगे लोगों को इसके लिए राजनीतिक, उनको अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत विस्तार का जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, व्यक्ति उनको सक्रिय रूप से इसमें आना पड़ेगा। बिल्कुल। आइडियाज डोंट वर्क, पीपल डू। विचार से परिवर्तन नहीं आता है जब तक आदमी उस परिवर्तन के पीछे ना आए। तो आइडिया देने के साथ साथ आइडिया देने वाले को तन, मन और अपने संसाधन यानी धन के साथ जुड़ करके जब वो जुड़ेगा, वरना हरिद्वार यहां से नजदीक है, ऋषिकेश भी उतना ही नजदीक है, और यहां पर जितना बड़ा साधु तथाकथित संतों का जमावड़ा है, तो वो किताबी ज्ञान से कुछ होएगा नहीं। जनता को खड़े होकर के एकजुट होकर करके अपने लाभ हानि का आंकलन करके उसके साथ जाना पड़ेगा। यहां इस प्रयास में आपके माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जहां भी ये जो मैं दे रहा हूं, ये मैं इस देवभूमि के ही हम लोग हैं जो निकले हैं। हम क्या अपने जीवन में इन 3 ऋण जो हमको वापस करने हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इस देव ऋण को हम लोग चुका सकें, ऋषि ऋण को हम लोग इस प्रयोग में ला सकें, पितृ ऋण, क्योंकि यही हमारे और यही नहीं, जो 40% विश्व की जनता जो एशिया महाद्वीप इत्यादि में फैली हुई है, इन सब को इसमें लेकर के चलना पड़ेगा। यही मेरा मानना है। और इसमें आप के साथ, आपके माध्यम से मैं जो कुछ कर सकूं, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। मैन, मेथोडोलॉजी एंड मनी, मेथोडोलॉजी को हम लेके आ सकते हैं। मैन यानी लोग जो सक्रिय होंगे उनको लेकर सदुपयोग उनके किया जा सकता है। और हां, उसमें निवेश भी डालना पड़ेगा, जो सरकार के भरोसे नहीं, हमें खुद अपने संसाधनों का निवेश करके चलना पड़ेगा। ये मेरा अपना मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा हुई कि हमें देव ऋण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और देव ऋण को हम चुकाएंगे, क्योंकि हिमालय देवताओं का स्थान प्राचीन काल से रहा है। चारों तीर्थ भी यही हैं उत्तराखंड में, और इस देव ऋण को अगर हम चुका पाएंगे तो निश्चित रूप से हम हिमवत खंड को सुरक्षित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे चर्चा के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।